हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना और विषय है नागरिक शास्त्र। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 41 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद कालांश लिखेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा। कक्षा है 8, विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है न्यायपालिका। ठीक है। जो एनसीईआरटी बुक का सामाजिक विज्ञान विषय का क्लास 8 का एक चैप्टर है। उसके बाद है अवधि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको ढेर सारी लेसन प्लान देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय से नगरीय परिवर्तन से अवगत कराना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में नागरिकता के गुणों का विकास करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में नागरिक शास्त्र के द्वारा लोगों के दृष्टिकोणों का अभ्यास कराना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का उनमें विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी न्यायपालिका के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे विद्यार्थी न्यायपालिका के विभिन्न कार्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे विद्यार्थी न्याय से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि, यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, श्यामपट, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र न्यायपालिका के बारे में जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न करते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, हम किस देश में रहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भारत देश में रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? भारत देश में रहते हैं। अब छात्र छात्रा जो उत्तर दिए यानी कि भारत देश, इस शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए, छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली देखी जाती है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं
जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रणाली। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, भारतीय जनतंत्र प्रणाली के कितने अंग हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 3 अंग हैं। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, भारतीय जनतंत्र प्रणाली के इन तीनों अंगों के नाम बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? देखिए, उत्तर देते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, न्यायपालिका से आप क्या समझते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। इसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत न्यायपालिका पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन सा पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है। यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, यानी कि क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे न्यायपालिका, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के 3 प्रमुख अंगों में से एक है। अन्य 2 अंग हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। ठीक है। न्यायपालिका संप्रभुत्व संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। ठीक है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप न्यायपालिका स्वयं कोई नियम नहीं बनाती है और न ही यह कानून का क्रियान्वयन कराती है। सबको समान न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का असली काम है। न्यायपालिका के अंतर्गत कोई एक सर्वोच्च न्यायालय होता है एवं उसके अधीन विभिन्न न्यायालय यानी कि कोर्ट होते हैं। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे न्यायपालिका, और इसमें पहला पॉइंट में लिखेंगे न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के 3 प्रमुख अंगों में से एक है। अन्य 2 अंग हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। ठीक है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे न्यायपालिका संप्रभुत्व संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, भारतीय न्यायपालिका किसका प्रमुख अंग है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? देखिए, उत्तर देते हैं भारतीय जनतंत्र का। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, सबके लिए समान न्याय सुनिश्चित किसके द्वारा किया जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे न्यायपालिका की भूमिका, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला पॉइंट में लिखेंगे विवादों का निपटारा, और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं? देखिए, न्यायिक व्यवस्था नागरिक और सरकार, 2 राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखेंगे न्यायिक समीक्षा, और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं? देखिए, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून
संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए, यदि देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा। तो हेडिंग देंगे न्यायपालिका की भूमिका, और इसमें लिखेंगे न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला, विवादों का निपटारा, दूसरा न्यायिक समीक्षा, और तीसरा कानून की रक्षा। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे भारत देश में अदालतों की संरचना, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, हमारे भारत देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती है जो इस प्रकार हैं। पहला, सर्वोच्च न्यायालय, और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए, यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है जिसे भारत का संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे उच्च न्यायालय। ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत है। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज पूरे देश में 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। ठीक है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के दिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे निचली अदालत, और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए, जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या शहर में होती है। यह बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य के जिलों में बांटा होता है और हर जिले में एक जिला मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे भारत देश में अदालतों की संरचना। ठीक है। और इसमें लिखेंगे हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती है जो इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट में लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, और इसमें लिखेंगे यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। और इसमें लिखेंगे देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, भारत देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 25 उच्च न्यायालय। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उससे पुनः रिक्रिएशन करते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के 3 प्रमुख अंगों में से एक है। अन्य 2 अंग हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे हमारा देश का सबसे बड़ा अदालत सर्वोच्च न्यायालय होता है जो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत है। ठीक है। चौथा पॉइंट में लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया देश का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना
तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, देश का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है। दूसरा प्रश्न करते हैं, भारत देश के उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। उसके बाद आता है गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिले और आप उनको अच्छे से चेक भी कर सके। ठीक है, इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न करते हैं, न्यायपालिका की भूमिका बताएं और स्पष्ट रूप में लिखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।